चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं दिलीप घोष, बीजेपी अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के सांसद भी हैं। और जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम और चुनावी प्रचार जो है बंगाल में, उसकी कमान एक तरह से संभाले हुए दिलीप घोष जी, तारीखों का ऐलान हो गया है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये आपके मुताबिक किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक चरण में बाकी राज्यों की तरह आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ये चुनाव क्यों नहीं कराए। उनका कहना है कि आपको पहले ही 8 फेजेस में जो ये हो रहा है उससे एज मिल गया है। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, बड़ी तैयारी के साथ हम बैठे थे, उसका ऐलान हो गया है। और हम लोगों ने बहुत निवेदन किया था, केवल भाजपा नहीं है, बाकी कांग्रेस, सीपीएम भी उनसे निवेदन किया था कि इतने भारी संख्या में यहाँ राजनीतिक हिंसा होती है तो उससे निजात पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फेजेस में हो और पूरा सेंट्रल फोर्स देके हो। आप वो तमिलनाडु क्यों जा रहे हैं दीदी? यहाँ बगल में आसाम है, 126 सीट केवल वहां की, वहां 3 फेज में चुनाव हो रही है। हम जानते हैं असम की पुराने इतिहास। और बंगाल में 294 सीट है, उसी हिसाब से 8 तो कम है, 9 फेज में होना चाहिए था। लेकिन एक बात और है, जो दीदी चीफ मिनिस्टर बनी 2011 में, उस समय कितने फेज में हुआ था? पूछिए उनको, 6-7 फेज में होता था हमेशा। पिछले 2016 में दोबारा सत्ता में, उस समय भी इतने फेज में हुई थी। तो इसलिए उनके समय जो अच्छा था वो बुरा हो गया है, क्योंकि वो सत्ता में है। हर बात में सीबीआई इंक्वायरी करना, हर बात में सेंट्रल फोर्स को डिमांड करना, आज हम जब कर रहे हैं उनको उल्टा लग रहा है, वो डर रही है उस सबसे। ये बड़ी मजेदार बात है, हारने का जब डर सताता है ना, तब लोग ऐसे बातें करते हैं। आप इसको हारने का डर कह रहे हैं और वो कह रही हैं कि सीबीआई का दफ्तर तो अब बीजेपी के ऑफिस में खुल गया है। वहां पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार केंद्र की उनको परेशान कर रही है और इसी वजह से पूरा का पूरा जो आपका एक तरह से अमला है सरकारी, वो सब कुछ उनको हराने में जुट गया है। नहीं, सीबीआई तो हमने भेजा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। शारदा मामला में लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, गरीब लोगों को पैसा लूट लिया गया है और उसमें उनका नेताओं का नाम आता है। तो सीबीआई उनको पूछताछ करता है, किसी को जेल में ले जाता है, तो दोष किसका है? अब पार्टी ऐसे ही पूरा की पूरा भ्रष्टाचार में डूबा है। पंचायत सदस्य से पार्लियामेंट मेंबर सब लोग भ्रष्टाचार में है। पूरा बंगाल को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत लज्जा की बात है। आज वो बंगाली की बात कर रही है, महिला की बात कर रही है। तो इस प्रकार कभी बंगाल में इतना व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और इतना राजनीतिक हिंसा कभी नहीं था। और इसलिए पूरी परिस्थिति को देख करके पिछले चुनाव का जो इतिहास रहा, तथ्य रहा, उस आधार पर मुझे लगता है कि चुनाव कमीशन ने ये निर्णय लिया है। और सारे विरोधी पार्टी इसी प्रकार डिमांड कर रहे थे और उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। नहीं, अगर ममता बनर्जी ने तो डिमांड नहीं किया था ना सर, तभी तो तारीखों के ऐलान के फौरन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा सवाल पूरा सुनिए। उनका ये कहना है कि बीजेपी को ये इसलिए सूट करता है कि अलग अलग फेजेस में हो, क्योंकि आप अपना प्रचार जगह के हिसाब से प्लान कर सके। जो दूसरा आरोप वो लगाते हैं वो ये है कि आप लोग धन बल का प्रयोग करते हैं, उसमें आपको आसानी होगी। तीसरा उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए, जो बीते दिन में मैंने आपसे सवाल पूछा था, 8 नंबर सूट करता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ऊपर तो चुनाव नहीं होता, उसका रिजल्ट भी नहीं होता है। फिर वो और बड़े ज्योतिषी देख लें और अपना बना ले। अब मुझे लगता है वो विश्वास करती है। क्यों? आज तक हम जब पूजा पाठ करते थे, रामनवमी करते थे, हनुमान जयंती, तो हमको सांप्रदायिक बोलते थे लोग। आज टीएमसी ऑफिस में उनका प्रतीक के सामने हवन योग हो रहा है। तो आज दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रही है, सरस्वती पूजा इस बार सब जगह कराई। क्यों? हर स्कूल में सरस्वती पूजा इन्होंने बंद कराया, या तो टीएमसी का ग्रुप या तो तालिबान ग्रुप को किया है। दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन में बार बार बाधा डाली है, कोर्ट से जाकर अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस है। आज उनको दुर्गा पूजा में चंदा देके उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है, आज यज्ञ हवन करके प्रायश्चित करना पड़ रहा है। जो चीज वो कर रहे हैं हम करने से गलत है। और वो हमेशा ये सब डिमांड करती थी। उनके दोनों बार जीते, दोनों बार 6-7 फेज में चुनाव हुआ, तो उसका लाभ उनको मिला है। अब विरोधी तो बोलेंगे उनकी सुविधा के अनुसार। सारे तो सर फिर गर्व होना चाहिए ना, आपको तो गर्व होना चाहिए। आपने पूरा का पूरा एजेंडा पश्चिम बंगाल में चुनाव में रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द पहुंचा दिया है। उनको भी पता है कि आप लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं,
आप लोग कहते हैं देखो दुर्गा पूजा नहीं होने देती हैं, तो वो ये दिखा रही हैं कि मैं आपके हिसाब से नहीं, मैं पूजा खुद ही करती हूँ। उन्होंने आज तक के मंच पे भी कहा था कि मैं जय सिया राम बोलती हूँ। वो तो जय बांग्ला बोलते हैं, जय माँ काली बोलते हैं, माँ दुर्गा बोलती हैं। वो धार्मिक नारा है। हम तो कभी धार्मिक विषय लाए नहीं। अगर रामकृष्ण मिशन में भारत सेवा संघ आश्रम में जाने से अगर सांप्रदायिक हुआ है तो दीदी मुन तो कई बार जाके आई है। वो सामाजिक केंद्र का मिलन का केंद्र है। तो हम कहाँ सांप्रदायिक काम किए? उन्होंने मुअज्जिम और इमाम का भत्ता दिया। अभी मुसलमानों के लिए ITI, पॉलिटेक्निक, स्कूल, यूनिवर्सिटी और हर प्रकार की सुविधा दी है। तो हॉस्पिटल भी बना दिए हैं। तो हमने कहाँ किया? हम तो सबका साथ सबका विकास का राजनीति करते हैं। उसमें कौन सा पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो गया, कौन सा धार्मिक बात आ गया? राम राजा थे, उनका हम अनुयायी हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की, उसको हम वास्तव में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें तो सांप्रदायिक है तो हम है सांप्रदायिक, इसमें कोई लज्जा नहीं हमको। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये सांप्रदायिकता है तो इसमें लज्जा की बात नहीं है। लेकिन एक बार इस पर वापस आने से पहले मैं दिलीप जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने बीते दिन सीधे गृह मंत्री का नाम लेकर कहा कि गृह मंत्री अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें। ये जो 8 फेजेस में है और सुरक्षा बल की तैनाती होगी, इन सबको लेकर वो किस तरह की शंका जाहिर कर रही हैं? और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अगले चुनाव में जा रही है, वो सीधा गृह मंत्री को कह रही है कि अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें। ये क्या संकेत लेकर आया है बीजेपी के लिए? क्या कह रही है? अभी ये सब डर का कारण हो रहा है। वो जब विपक्ष में थी, हर बात में यहाँ की वामपंथी सरकार को कोसती थी। केंद्र यहाँ के लिए आयला जो तूफान है उसके लिए हजारों करोड़ देने वाली थी। उन्होंने बोले मत पैसा दीजिए, लोग लूट लेंगे। आज रोज डिमांड कर रही कि अम्फान का पैसा दो। ठीक उल्टा है। यहाँ की पुलिस प्रशासन पर उनकी विश्वास नहीं थी, सेंट्रल फोर्स मांगती थी। आज जब हम मांग रहे तो उल्टा बोल रही है। क्यों? पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए सारा देश में 542 सुनिए ना जरा, पूरा देश में 500 आसन में दिलीप दा एक सेकंड, ये बात पूरी कीजिएगा। हर सीट में हिंसा हुई, मौतें हुई। क्यों होता है? इसलिए यहाँ के लोग डिमांड करते हैं सेंट्रल फोर्स। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। एक बार जरा सुनाते हैं, एक बार जरा सुनाइए इनको। ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है, दिलीप जी इसकी बात सुन के फिर इस पर एक सवाल पूछूंगी आपसे। मैं सुना हूं जी, आप पूछिए। বলি আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission who have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? As a home minister, he cannot misuse his power for West Bengal election. Then Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. क्या प्रधानमंत्री बीजेपी कार्ड यूज कर रहे हैं? चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़ा कर रही हैं दिलीप जी। जिस सिस्टम से वो जीत के चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, हम अगर उसी सिस्टम को चाहते हैं, उसमें गुनाह क्या है? अब 2 पिछले चुनाव देखिए, यहाँ की जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उनके अंडर में आता है। पंचायत चुनाव 2018 में हुआ, 34% सीट में नॉमिनेशन करने नहीं दिए। कितने लोगों की मौतें हुई? उसी दिन 13 लोगों की मौत हुई और किसी को नहीं छोड़ा। उन्हें हाथ पांव तोड़ा, सर फोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। और अभी 1.5 साल से 2 साल से नहीं कराते हैं क्योंकि वो स्टेट के हाथ में है। तो इस प्रकार लोकतंत्र जहां चलता है, जहां लोकतंत्र का नामो निशान मिट गया है, वहां लोकतंत्र प्रतिष्ठा के लिए हम अगर गुहार लगाते हैं और चुनाव कमीशन परिस्थिति को देख के निर्णय लेती है, उल्टा क्यों हो गया? वो 6 फेज में जीत के आई थी, 8 फेज में किया तो बहुत गड़बड़ है क्या? पिछले 3-4 चुनाव का ब्यौरा हमने सब दिया है, बाकी पार्टियों ने भी दी है। और उस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ हिंसा इतना व्यापक होता है, पर्याप्त परिमाण में फोर्स चाहिए और ज्यादा फेज में होना चाहिए। हमने भी बोला था, बाकी पार्टियों ने बोला था, और उनको लगा ये सही है तथ्यों पर, तो उन्होंने लिया है निर्णय।
आप जिसका सुविधा ले चुके हैं, कोई और लेगा तो आपको बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब आप डर रही हैं। आप वो खुद को महिला बोलती है, बंगाली बोलती है। अभी तो क्या था, इतने घमंड से बोलती थी, जो हमसे चकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, 90% काम कर दिया, इंच इंच में देखेंगे, खेल खेलेंगे, ये सब बात किसने कहा? और आज उनकी आवाज ही बदल गई है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अच्छा, ये बताइए, अब मैं जरा आप पर आना चाहती हूँ। और दिलीप घोष जी, आप बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही को बनाया जाएगा? गृह मंत्री ने आज तक के मंच पर बोला था जो भी होगा पश्चिम बंगाल का ही होगा। कुछ बातचीत हुई है इस बारे में? कई लोग हमारे पास आज चेहरा है, जिनके पास एक ही चेहरा है ना, उसी को घुमा घुमा के दिखाते हैं। अगर उसको माइनस कर दिया, वो पार्टी ही नहीं है अस्तित्व में। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, जहां पहली बार सत्ता में आए, कहीं पर ना तो हम घोषणा करते हैं ना कुछ बोलते हैं, पार्टी के रूप में लड़ते हैं। नेता आधारित हमारी पार्टी नहीं है, व्यक्ति आधारित, हम विचार आधारित पार्टी है। और लाखों कार्यकर्ता मेरे जैसा लड़ाई कर रहे हैं। मैं सामने हूं प्रेसिडेंट के रूप में, इसलिए मुझे दिखता है, आप लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता का इसमें योगदान है और परिवर्तन होगा। सत्ता में लाने का जिम्मेदारी मेरा है। सरकार का मुखिया कौन है वो देखने के लिए हमारी पार्टी में व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी हैं, ये उनके जिम्मे में। मेरा सरदर्द नहीं है, मेरा इतना ही है 200 सीट लेके भाजपा को बंगाल में सत्ता में पहली बार लाना। लेकिन देखिए, ठीक है, मैं इस बात का सम्मान करती हूँ, खुलकर आप अभी नहीं बोलिएगा जब तक पार्टी की तरफ से डिसीजन नहीं होता है, लेकिन एक चेहरा होने से मदद मिलती है। एक चेहरा, अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए तो पता नहीं था कि वो चेहरा हो, लेकिन एक चेहरा हो जाने के बाद ज्यादा बेहतर परिस्थिति होती है आपकी, आपका प्रोजेक्शन होता है, चाहे किसी भी राज्य में हो। क्या वो सूट नहीं करेगा, वो फायदा नहीं देगा अगर लोगों को पता रहेगा कि ममता इधर तो उधर कौन सा चेहरा मिलने वाला है? क्योंकि मोदी जी थोड़ा ना चीफ मिनिस्टर बनेंगे घोष साहब। नहीं, देखिए, पार्टी की कुछ पॉलिसी होती है, उसी अनुसार पार्टी चलता है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश भी व्यक्ति पूजा में विश्वास करती है, मूर्ति पूजा में विश्वास करती है ना। लोग चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन बिना चेहरा में बीजेपी इतने सारे स्टेट में जीत के आई है, और बंगाल भी जीतेगी। हमारे कोई चीफ मिनिस्टर पहले हुआ नहीं है, इसलिए चेहरा नहीं है। और जीतने के बाद बहुत सारा चेहरा सामने आ जाएंगे, और पार्टी कलेक्टिव डिसीजन में, कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, और सारे लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। 18 लोकसभा में जो जीता है वो हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ाई और ताकत और जोश पर जीता है, और आगे 200 सीट भी हम जीतेंगे। हमारे नेताओं ने जो टारगेट हमको दिए उसके लिए हम जी जान लगाते हैं, और उसका रिजल्ट भी आता है, और इस बार भी उसका व्यतिक्रम नहीं होगा। कहीं जो दूसरी पार्टी से पैराशूट लैंडिंग वाले चेहरे आ रहे हैं उन पर तो नहीं हाथ रख दिया जाएगा? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, आपने बार बार कहा कि कार्यकर्ता है हमारे पूरी ताकत लगा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो टीएमसी में थे अब तक, वहां पर अच्छी अच्छी जगह पर थे, कोजी पोजीशन में थे, उसके बाद अब चुनाव के पहले वो आपकी तरफ आ गए हैं। कहीं उन पर तो नहीं आशीर्वाद का हाथ चला जाएगा? नहीं, एक तो अभी आ रहे हैं ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले 3 सिटिंग एमपी हमारी पार्टी ज्वाइन की है। मुकुल बाबू है, अनुपम हाजरा और सौमित्र खान, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से रिजाइन करके पार्टी ज्वाइन की। फिर वो सिलसिला चली है। अब तो हजारों संख्या में, लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। और नेता कौन होगा? जिसमें योग्यता है, जिस पर पार्टी का भरोसा है, वो जरूर होगा। लोगों का भरोसा भी होना चाहिए, और बाहर वाले नहीं होगा ऐसा नहीं। आसाम में जो 1 और 2 व्यक्ति हैं आज सत्ता में, वो तो थोड़ी ना बीजेपी के थे, 2 अलग पार्टी से आए हुए हैं, आज सत्ता में नेतृत्व कर रहे हैं, सफलतापूर्वक 5 साल पूरा किया है। अगले 5 साल के लिए मैंडेट लेके फिर सरकार आएगी वहां। तो ये तो हमारी प्रक्रिया है, पार्टी ने एक प्रक्रिया शुरू की है। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए कितने लोग मंत्री, एमपी बन के बैठे हैं जो दूसरे पार्टी में हमारे खिलाफ लड़ते थे। भाजपा ने इस प्रकार व्यवस्था तैयार किया है कि जो योग्य लोग हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, परिवर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, उसको हम साथ लेकर समाज का परिवर्तन करते हैं, और जिसमें वो योग्यता हो जरूर नेता बनेगा। हाँ, एक हाथ आओ, एक हाथ मंत्रालय लो, ये वाली पॉलिसी चलती है। नहीं, जिन लोगों को लोग कभी समझा ही नहीं, वही लोग आज हमारी सरकार की सफलता की कुंजी है। तो अगर कोई व्यक्ति बेकार पड़ा हुआ है, उसको हम उपयोग किया है देश के हित में, तो उसमें बुराई क्या है? और भी लोग आएंगे। और भाजपा में ये प्रक्रिया है, ये व्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार हम सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार से सामान्य जीवन यापन करते हैं, लेकिन असामान्य काम करते हैं। ये हमारे जीता जागता उदाहरण हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। जिसका नाम कोई नहीं जानता, वो आज मुख्यमंत्री है और सरकार धड़ल्ले से चल रहा है।